शुरू करते हैं आपकी 7th क्लास का चैप्टर नंबर 11, ठीक है, जिसका नाम है चांद बीबी। तो आज इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो लिखा है, क्या आपने चांद बीबी का नाम सुना है? यानी क्या आपने कभी चांद बीबी का नाम सुना है? वो अब से 400 बरस पहले अहमदनगर में पैदा हुई थी। कहाँ पैदा हुई थी? अहमदनगर में, ठीक है। और कितने टाइम पहले? 400 बरस पहले। बरस माने साल है ना, यानी 400 साल पहले पैदा हुई थी। उसके वालिद हुसैन निज़ाम शाह अहमदनगर के बादशाह थे, ठीक है। तो उनके जो पापा थे वो कहाँ के थे? बादशाह थे। कहाँ के? अहमदनगर के, ठीक है। उन्होंने अपनी बेटी की तालीम का बहुत उम्दा इंतज़ाम किया। उम्दा माने होता है अच्छा, है ना, और तालीम माने एजुकेशन यानी पढ़ाई। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी तालीम का इंतज़ाम किया कि उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया। छोटी सी उम्र में ही चांद बीबी ने अरबी फ़ारसी की अच्छी तालीम हासिल कर ली। यानी बहुत छोटी उम्र में, यानी आप जैसी उम्र में ही होंगी, और उन्होंने अरबी फ़ारसी ये सब चीज़ें सीख ली। उसने मराठी ज़बान भी सीख ली, यानी उन्होंने मराठी ज़बान भी सीखी। तीरंदाजी और घुड़सवारी में भी महारत हासिल कर ली। यानी कि तीरंदाजी समझते हैं? निशानाबाजी, जो तीर लगाते हैं ऐसे करके, कमान से तीर चलाते हैं, उसको कहते हैं तीरंदाजी, है ना। और घुड़सवारी यानी घोड़े पे सवार होकर चलना, जैसे आजकल औरतों चल रहे हैं, वो सब। फिर जैसे हाँ, हलीमा सुल्तान भी तो चला लेती हैं शायद, नहीं वो तलवार चलाती हैं, है ना। चलिए यहाँ क्या लिखा है आगे? गाने, सितार बजाने, तस्वीर बनाने और शिकार खेलने का भी उसे शौक़ था। यानी चांद बीबी को किन किन चीज़ों का शौक़ था? सितार बजाने, गाने का, है ना, गाने गाने का, सितार बजाने का, ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है सितार, है ना। तस्वीर बनाने का यानी ड्राइंग करने का उन्हें बहुत शौक़ था। इसके अलावा शिकार खेलने का यानी जानवरों को मारने का भी उन्हें शौक़ था, ठीक। वो बड़ी हुई तो उसकी जहानत, खूबसूरती और लियाकत का चर्चा हुआ। यानी कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन थी, दिमागदार थी, है ना, खूबसूरत थी। इसके अलावा लियाकत रखती थी हर चीज़ का, यानी सलाहियत थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा। जो काम अपने हाथ में लेती थी उसको बहुत तरीक़े से निपटाती थी। इसीलिए इसके लिए बहुत से रिश्ते आए, यानी उनके लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते भी आए। तो देखिए यहाँ आपको ये दिख रही है ना, यही है आपकी चांद बीबी। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आखिरकार बीजापुर के बादशाह अली आदिल शाह से उसकी शादी हो गई। यानी अब उनकी शादी किससे हुई? कहाँ के बादशाह थे वो? बीजापुर के बादशाह थे। और क्या नाम था उनका? अली आदिल शाह, ठीक है। दोनों हंसी खुशी रहने लगे, यानी अब दोनों की शादी हो गई, दोनों अच्छे से रहने लगे। चांद बीबी सल्तनत के कामों में भी शोहर का हाथ बटाने लगी। यानी देखिए, वैसे भी कहा जाता है ना, दोनों के मिलने से ही घर चलता है ना। तो वो भी अपने शोहर की मदद करने लगी सल्तनत के कामों में। वो बीजापुर के लोगों से उनकी ज़बान यानी कन्नड़ में ही बातें करती थी। यानी जो वहाँ बीजापुर के लोग ज़बान बोलते थे ना, कौन सी ज़बान बोलते थे? कन्नड़ ज़बान बोलते थे, ठीक है। तो वो उसी ज़बान में उनसे बातें करती थी। उनके दुख दर्द में शरीक होती थी। यानी उन्हें अगर कोई तकलीफ़ होती थी बीजापुर के लोगों को, तो उनकी मदद भी करती थी कि क्या हो गया, है ना। बीजापुर के लोग भी उसे दिल से चाहते थे, यानी वो लोग भी बहुत प्यार करते थे उनसे और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे। शादी के 16 बरस बाद 1580 में चांद बीबी के शोहर का इंतकाल हो गया। कितने साल बाद हुआ? 16 साल बाद, ठीक है। वो बेवा हो गई। बेवा यानी जिसके हस्बैंड मर जाए वो बेवा होते हैं ना, है ना। उसका दिल टूट गया, ठीक है। यानी अब उनका दिल भी टूट गया, भाई जाहिर सी बात है, वो शोहर के भरोसे ही जी रही थी और उनके शोहर का इंतकाल हो गया। अब वो क्या करेंगी बेचारी? हर किसी इंसान का, है ना, कोई भी अपना अजीज़ ख़त्म होता है, इंतकाल कर जाता है, तो हमें बुरा तो लगता ही है। मगर उसने हिम्मत और सब्र से काम लिया और अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। यानी उन्होंने हिम्मत से काम लिया, उन्होंने टूटी नहीं, वो रोई नहीं, है ना, इस तरह से कि अब हम सब छोड़ देंगे, इस तरह से कुछ नहीं किया। उन्होंने हिम्मत और सब्र से काम लिया और उसके अलावा अपनी सारी ज़िंदगी को लोगों के लिए वक्फ कर दिया कि अब हम इन्हीं लोगों का ख्याल रखेंगे और इन्हीं की खिदमत करेंगे। चांद बीबी के कोई औलाद नहीं थी, यानी उनके कोई बच्चे नहीं थे, ना बेटा था ना बेटी थी। इसीलिए उसने अपने शौहर के कमसिन भतीजे को तख्त पर बैठा दिया और ख़ुद हुकूमत की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल की। यानी पहले ज़माने में होता था कि जो औरतें होती थी ना, वो तख्त पे कम बैठती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं बैठती थी, लेकिन ये है कि पहले जो उन लोगों की थिंकिंग ये थी कि ये तो औरत है, इतना कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या काम करा, तख्त पे तो अपने शौहर के भतीजे को बैठा दिया, यानी अपने मतलब देवर के लड़कों को बैठा दिया होगा किसी को। लेकिन
उसकी जो हुकूमत थी वो खुद ही करती रहीं, है ना, यानी सामने शक्ल किसी और की और काम खुद करती थी। तो वो वाला हाल इन्होंने किया। चाम बीबी ने रियाया की भलाई के लिए बहुत से काम किए, यानी उन्होंने बहुत सारे काम किए। रियाया किसे कहा था? रियायत यानी जनता, आवाम, उनके लिए बहुत सारे काम किए। उसने कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और इमारतें बनवाई, है ना, कुएं भी खुदवाए और सड़कें, इमारतें भी बनवाई, क्योंकि पहले ज़माने में यही काम हुआ करता था। इस तरह से स्कूल, कॉलेजेस, ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी जो आजकल के लोग करते हैं। तो पहले ज़माने में तालाब बनवाना, सड़कें, कुएं खुदवाना, सड़कें बनवाना, यही चीज़ें आम हुआ करती थी। कुछ दिनों बाद जब उसे इत्मीनान हो गया कि अब हुकूमत का काम भतीजे ने अच्छी तरह संभाल लिया है, तो वो बीजापुर से अहमदनगर चली गई। यानी अब उसको जब इत्मीनान हो गया अच्छे से कि हाँ भाई अब ये भतीजा सब कुछ कर सकता है, इसे मैंने अच्छे से समझा दिया है सब कुछ, तो वो अपने पापा के घर वापस चली गई, है ना। बीजापुर में उनका ससुराल था और अहमदनगर में उनकी मम्मी का घर था, तो अपनी मम्मी के घर वापस चली गई। अहमदनगर के हालात उन दिनों बहुत ख़राब थे। आपसी झगड़े की वजह से सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। चांद बीबी ने अहमदनगर के हालात को सुधारने की बहुत कोशिश की। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली। उसी दौरान उसे अकबर की भेजी हुई फ़ौज का मुकाबला भी करना पड़ा। अच्छा, उस दौरान बादशाह कौन थे? अकबर बादशाह थे मुगलिया सल्तनत में। देखिए, ये आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, मेन जो एरिया था ये दिल्ली, लखनऊ, ये वाला एरिया, है ना, यहाँ पे ये तो मेन जो थी वो अकबर बादशाह की सल्तनत थी। लेकिन जो आगे पीछे छोटे छोटे एरिया थे ना, वहाँ पे अलग अलग हुकूमतें भी कायम थी। समझ रहे हैं आप? तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम अकबर बादशाह की हुकूमत थी तो ये चांद बीबी कहाँ से आ गई, है ना। तो अलग अलग जगहों पे, सब अहमदनगर का किला ये कहाँ हो गया? हैदराबाद की तरफ हो गया ना नीचे। तो अगर वहाँ पे इनकी हुकूमत थी, तो इसी तरह से दिल्ली में ये अकबर बादशाह वगैरह की हुकूमत थी, दिल्ली से ऊपर, है ना। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन्हें अब क्योंकि बादशाह जो हुआ करते थे उनका काम ये भी था कि वो लड़ाई लड़ते थे और धीरे धीरे हर एरिया को अपने अंदर कवर करते चलते थे कि ये एरिया मेरे अंदर आ गया, जो जो जीतते जाते थे। तो इसीलिए उन्होंने चांद बीबी की तरफ भी लड़ाई करी और उनको भी मतलब लड़ाई हुई। दूसरी मर्तबा जब मुग़ल फ़ौज अहमदनगर पहुंची तो चांद बीबी ने मुग़ल बादशाह से सलाह करने का फ़ैसला कर लिया। यानी उन्होंने सोचा कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, काम देखते सुलह कर लेते हैं। चांद बीबी बहुत होशियार, बहुत अक्लमंद औरत थी, है ना। लेकिन अहमदनगर के चंद सरदारों ने यह अफवाह फैला दी कि चांद बीबी मुग़लों से मिल गई हैं। यानी कुछ लोग, अब देखिए क्या होता है जब हम आपस में लड़ते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी लड़ाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सेम वही यहाँ पे भी हुआ कि वैसे चांद बीबी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पता है क्या होता है, जब ये बात आ जाती है ना राजपाट के ऊपर, तो लोगों की दुश्मनी ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो वही यहाँ पे भी हुआ। किसी ने ये अफवाह फैला दी कि जो चांद बीबी है वो मुग़लों से मिल गई और ये अहमदनगर उन्हीं को दे देंगी। बस फिर क्या था, लोगों ने चांद बीबी के यानी जो भी लोग वहाँ पे थे वो सब चांद बीबी के मुखालिफ हो गए, मुखालिफ यानी उनके खिलाफ हो गए। ठीक है, साजिश करने वाले सरदारों ने मौका पाकर चांद बीबी को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। यानी जिनकी ये साजिश थी उन्होंने क्या करा, पहले मौका पाया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करा और कत्ल भी कर दिया हाथ के हाथ के, भाई ये तो गद्दार है। और पहले ज़माने में यही होता था, जो गद्दार होते थे ना उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। अब उन्हें कत्ल कर दिया गया। इस तरह अहमदनगर पर मुग़लों का कब्ज़ा हो गया। यानी अब किसका कब्ज़ा हो गया? मुग़लों का, क्योंकि भाई माँ की रानी तो मरी गई थी। इस नेक दिल खातून की शहादत के बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि उसे अपने वतन की कितनी मोहब्बत, यानी अब उन्हें जब उनका इंतकाल हो गया, जब वो ख़त्म हो गई, है ना, तब उन लोगों को पता चला कि ये औरत अच्छी थी। भाई जाहिर सी बात है, जब इंसान चला जाता है तभी उसकी कमी महसूस होती है और उसकी अच्छाइयाँ भी तभी सामने आती हैं, वरना तो आप चीख चीख के कहते रहे आप अच्छे हैं लेकिन कोई नहीं सुनेगा। वही उनके साथ भी हुआ और बेचारी जब वो ख़त्म हो गई, जब उनकी शहादत हो गई, तो उसके बाद लोगों को पता चला कि वो वाकई बहुत अच्छी औरत थी। वो जब तक ज़िंदा रहीं वतन की खिदमत करती रहीं और आखिरकार वतन ही के खातिर उसकी जान भी गई। यानी अगर वो नहीं करती इंटरफियर तो क्या पड़ी थी उन्हें, वो भी अपने घर में मस्त रहती। लेकिन नहीं, उन्होंने वतन के लिए लड़ाई लड़ने का सोचा, सुलह करने का सोचा, इसी वजह से उनकी भी जान गई। वो मर गई लेकिन उसका नाम आज भी ज़िंदा है। यानी वो चांद बीबी तो मर गई लेकिन उनका नाम आज भी ज़िंदा है। आज भी हम उन्हें किताबों के ज़रिए और किसी न किसी ज़रिए पढ़ते रहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है मश्क। मश्क मतलब होता है रिवीजन, है ना। देखिए आप पढ़िए और समझिए। अब ये आपको पढ़ना है और समझना है। तो ये वर्ड्स मीनिंग है आपकी महारत। महारत माने किसी भी काम में बहुत ज़्यादा माहिर होना, हुनरमंदी। जहानत यानी समझ-बूझ की, यानी दिमाग की बहुत तेज़ ज़हीन। लियाकत, लियाकत माने क्या होता है? सलाहियत। चर्चा, चर्चा माने शोहरत, यानी हर तरफ उसी चीज़ की बात होना।
हाथ बाँटना और दिल टूटना दोनों मुहावरे हैं। हाथ बटाना का मतलब होता है मदद करना, यानी कि मिलजुल कर काम करना, और दिल टूटना का मतलब होता है मायूस हो जाना। ठीक है, ये दोनों मुहावरे हैं आपके। वफ़्क़ करना यानी कि लगा देना। रियाया यानी अवाम, सल्तनत हुकूमत, सलाह यानी कि माइदा यानी दोस्ती कर लेना कि ठीक है हम लोग मतलब हिसाब वो कर लेंगे, है ना, कि ठीक है आप ये काम मत करना, हम ये नहीं करेंगे, दोनों मिल के रहते हैं। वो उस तरह से कि लड़ाई झगड़ा ना हो। शहादत, शहादत कहते हैं किसी फ़र्ज़ के लिए जान देना, यानी अगर आप किसी अपने फ़र्ज़ की वजह से जान देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप शहीद हुए हैं। तो अब यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, सोचिए और बताइए। पहला क्वेश्चन है चाँद बीबी कहाँ पैदा हुई? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि चाँद बीबी कहाँ पैदा हुई। अब आप इसका जवाब क्या लिखेंगे? जवाब नंबर 1, चाँद बीबी अहमदनगर में पैदा हुई थी। ठीक है, तो साफ साफ लिखेंगे कि चाँद बीबी अहमदनगर में पैदा हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चाँद बीबी कौन कौन सी ज़बानें जानती थी, यानी चाँद बीबी को कौन कौन सी ज़बानें आती थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। का जवाब यहाँ से लिखेंगे, चाँद बीबी अरबी, फ़ारसी और मराठी ज़बानें जानती थीं। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे, क्योंकि देखिए बेटा मेरे पास ना इस वक्त आंसर बुक है नहीं, इस वजह से मैंने आप लोगों को इसमें बना के दिखाया। तो आप लोग इसे करेंगे, अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप लोग बुक्स की भी मदद ले सकते हैं ना, कि कहीं कोई नुक्ता वगैरह आपको लगे कि ये कैसे लगाया है मैम ने, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो देखिए ये चाँद बीबी के 2 नुक्ते हो गए, यहाँ पे ये नून ज़बानों का हो गया है ना, तो इस वजह से आप सही से करेंगे। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बुक की मदद भी ले सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं। यह आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है, छोटी सी उम्र में चाँद बीबी ने क्या क्या सीखा। देखिए यहाँ पे सीखने की बात हुई है, शौक की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो जो जो सीखा है हमें वही लिखना है। चलिए देखते हैं क्या क्या सीखा उन्होंने। देखिए आप तीसरा जवाब यहाँ से लिखेंगे, छोटी सी उम्र में चाँद बीबी ने तीरंदाजी और घुड़सवारी सीख ली। यानी बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने क्या क्या सीखा, तीरंदाजी और घुड़सवारी। बाकी जो चीज़ें सीखी थी वो उनका शौक था, वो उन्होंने सीखा नहीं था। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बीजापुर के लोग चाँद बीबी की इज्जत क्यों करते थे। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं, बीजापुर के लोग चाँद बीबी की इज्जत क्यों करते थे। इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे, चाँद बीबी बीजापुर के लोगों के दुख दर्द में शरीक होती थी, इसीलिए वहाँ के लोग उनकी इज्जत करते थे। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका आंसर भी लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन है, चाँद बीबी ने रियाया की भलाई के लिए क्या क्या काम किए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि चाँद बीबी ने कौन कौन से काम किए थे रियाया की भलाई के लिए। तो देखिए ये क्या लिखा है, चाँद बीबी ने रियाया, ये ऐन है, कभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, रे ऐन या और अलिफ है ना, रे ऐन अलिफ या अलिफ, रियाया। रियाया की भलाई के लिए कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और इमारतें बनवाई। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए आगे का पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि चाँद बीबी को किसने और क्यों कत्ल किया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किसने मारा और क्यों मारा। जवाब यहाँ से लिखेंगे, चाँद बीबी को साजिश करने वालों ने कत्ल कर दिया था, क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी थी कि चाँद बीबी मुगलों से मिल गई हैं, है ना, इसी का फ़ायदा उठा के उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ आपका नीचे दी हुई खाली जगहों को पढ़िए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए उन्होंने अपनी बेटी का बहुत उम्दा इंतज़ाम किया। तो अब यहाँ क्या आएगा, इन सब का आंसर हम एक साथ देखेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से करके। अब यहाँ लिखा है चाँद बीबी, तो क्या आ जाएगा, के कामों में भी हाथ बटाने लगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों आंसर हम लोग एक साथ देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते। देखिए यहाँ क्या लिखा है, तीसरे नंबर का, उसने कुएँ डैश तालाब सड़कें और इमारतें डैश। तो इसका भी आंसर देख लेंगे, सारे इकट्ठा देखेंगे हम लोग फटाफट। चौथा आपका लिखा हुआ है कि डैश झगड़े की वजह से सल्तनत हो चुकी थी। तो क्या आएगा यहाँ दोनों में, वो भी देखेंगे। वो लेकिन उनका नाम आज भी है डैश। तो इसका आंसर देख लेंगे। चलिए इन सब के आंसर्स देखते हैं। देखिए पहले में आपका तालीम आएगा, दूसरे में देखिए 2 डैश है, तो एक में आएगा सल्तनत, दूसरे में आएगा शौहर। तीसरे में 2 डैश है, एक में आएगा खुदवाए और दूसरे में आएगा बनवाए। ठीक है, चौथे में भी 2 डैश हैं, एक में आएगा आपस के और दूसरा आएगा कमज़ोर। ये मैंने पता है क्या लिखा है, देखिए ये अलिफ मद ज़बर आ, ये पे और उसके बाद ये सीन, ऐसे आपस। ठीक है, आपने 6th क्लास में उर्दू में पढ़ा होगा कि हम सीन को इस तरह से और इस तरह से, दोनों तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली सीन मैंने यहाँ बना दी। अगर आप ऐसे नहीं बना पाते तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका लिखा है 5वें में क्या था,
मर गई और ज़िंदा, यदि वो मर गई लेकिन उनकी यादें जो हैं वो भी अभी हमारे पास ज़िंदा हैं। तो इस तरह से आप ये पाँचों लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बादशाह, तीरंदाजी, रियाया, लियाकत और सल्तनत। अब इनसे पूरा एक सेंटेंस बनाना है जिसमें ये बादशाह लफ्ज़ आए। तो आप बहुत सारे हैं वो बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक एक दिखा दूंगी। अगर आप चाहे तो वो लिख लें और अगर चाहे तो आप अपने आप से बना भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आप देखिए मैंने इसमें क्या बनाया, बादशाह का बादशाह बहुत अच्छा था। ठीक है, तीरंदाजी, हमको तीरंदाजी पसंद है। ठीक है, इसके बाद रियाया, रियाया का मैंने क्या बनाया, चांद बीबी ने रियाया के लिए काम किए। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, मैंने ये आपकी सहूलियत के लिए बना दिया कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। लियाकत, चांद बीबी में बहुत से कामों को करने की लियाकत थी, यानी उनके पास हर काम को करने की सलाहियत थी, है ना। उसके बाद क्या आएगा, सल्तनत, मुग़ल सल्तनत। सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी, यानी कि मुग़ल सल्तनत जो है वो बहुत बड़ी सल्तनत थी। यहाँ सल्तनत हटा के दो बार सल्तनत आ रहा है ना, आप इसको हुकूमत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मुग़ल सल्तनत बहुत बड़ी हुकूमत थी। हे काफ व हुकूम, मीम और तेमत, हुकूमत। तो मुग़ल सल्तनत बहुत बड़ी हुकूमत थी। ठीक है, तो इस तरह से ये आप सारे लिख लेंगे। देखिए ये आपका पांचवा क्वेश्चन लिखा है कि ब्रैकेट में दिए गए सही लफ्ज़ों की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। तो देखिए यहाँ लिखा है ना, से, ने, को, का, की, के, है ना, अच्छी, अच्छे, अच्छा, लगी, लगे, लगा, है ना, करना, करनी, करने। तो इस तरह से ये लफ्ज़ दिए गए हैं। तो अब आप देखते हैं क्या लिखा है। क्या आप चांद बीबी का नाम सुना है? तो क्या आ जाएगा, आपने। तो ये बीच वाला आ जाएगा। क्या आपने, ने कैसे लिखा जाता है, नून और बड़ी ये ने। क्या आपने चांद बीबी का नाम सुना है? और उसके बाद क्या कहा, उसके वालिद अहमदनगर बादशाह थे। तो क्या आएगा, अहमदनगर के, काफ और ये, अहमदनगर के बादशाह थे। उसके बाद क्या लिखा, चांद बीबी ने अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। तो क्या है ये, अच्छी। चांद बीबी ने अरबी फ़ारसी की अच्छी, ये वाला, अच्छी तालीम हासिल की। दोनों हंसी खुशी रहने लगे, लाम, काफ और बड़ी ये, लगे। दोनों हंसी खुशी रहने लगे, बीच वाला। उसे अकबर की भेजी हुई फ़ौज से भी मुकाबला करना पड़ा। तो क्या आएगा, काफ रे कर, नून अली ज़बर ना, करना। ठीक है, ये वाला, करना पड़ा। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे लिख लेंगे अच्छा सा। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए यहाँ लिखा है, चांद बीबी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो अब आप ये बुक में से खुद करेंगे, ये मैं नहीं कराऊंगी आप लोगों को। ये जुमले आपको खुद लिखने हैं। उन जो भी हमने पढ़ाया उसमें से जो जुमले आपको चांद बीबी के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे आप उन्हें खुद लिखेंगे। अगला है आपका खुशखत लिखिए। तो ये आपको खुशखत लिखना है। खुशखत का मतलब क्या होता है, इन्हीं लफ्ज़ों को यहाँ 1 2 3 4 5 बार लिखना है, लेकिन साफ अल्फाज, साफ राइटिंग में, बिल्कुल जैसे मीम, हे, अलीफ, रे, ते, महारत कर लेंगे। इसके बाद क्या, इंतज़ाम, अलीफ, नून, ते, ज़ोए, अलीफ और मीम, इंतज़ाम। ठीक है, इस तरह से आपको साफ साफ राइटिंग में लिखना है। देन आपका क्या है, रियाया, रे, ऐन, अलीफ, ये, अलीफ, रियाया। उसके बाद क्या है आपका, सल्तनत, सीन, लाम, तोए, नून, ते, सल्तनत। उसके बाद क्या है, मुखालिफ, मीम, खे, अलिफ, लाम और फे, मुखालिफ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे। इसके अलावा देखिए 6 से लेकर 12th क्लास तक आपकी सारी उर्दू की वीडियोस इस पे हैं डली हुई चैनल पे। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप लोग ले सकते हैं। कुछ वीडियोस जो मतलब कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके भी सारे चैप्टर्स नहीं हुए, तो मैं टाइम टू टाइम डालती रहूँगी, आप लोग देखते रहें। इसके अलावा वर्कशीट्स के भी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ। अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग वर्कशीट्स के वीडियो भी ले सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट का ये खत्म करते हैं, आज के चैप्टर को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।